ये कहानी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जिसमें हमारा मरकजी किरदार चन है, जो एक बड़ी कंपनी का CEO है। उस वक्त वो एक छोटे जहाज में बैठकर अंटार्कटिका की तरफ सफर कर रहा है। चन का मानना है कि वो वहां जाकर शादी के लिए एक नया मकान तैयार करेगा और ऐसा करने वाली उसकी कंपनी पहली कंपनी होगी जिससे उसे बहुत बड़ा मुनाफा हासिल होगा। इसी जहाज में चन के सामने दो लड़कियां बैठी नजर आती हैं। पहली है नताशा, जो पेशे से एक मशहूर मॉडल है, और दूसरी है जंग, जो एक साइंस फोटोग्राफर है। इन तीनों के अलावा जहाज में एक तजर्बाकार पायलट भी मौजूद है। दरअसल ये जहाज काफी महदूद वसाइल के साथ उड़ रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका के उस वीरान इलाके में बहुत ही कम लोग सफर करते हैं। खैर, कुछ ही देर बाद जैसे ही जहाज अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के करीब पहुंचता है, तेज हवाएं जहाज से टकराने लगती हैं और जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। एक वक्त तो ऐसा आता है जब जहाज सीधा एक ऊंचे पहाड़ से टकराने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन हवा के खौफनाक दबाव की वजह से जहाज अपना तवाजुन पूरी तरह खो देता है। कॉकपिट में पायलट को सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और जहाज सीधा एक बर्फीले पहाड़ से जा टकराता है। इस जोरदार टक्कर में सबसे पहले पायलट की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि पीछे बैठे चन, नताशा और जंग की सांसें अभी भी चल रही होती हैं। इसके बाद जहाज का मलबा तेजी से नीचे गिरता है और अंटार्कटिका के वीरान बर्फीले मैदान में क्रिश हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ का सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। किसी को नहीं पता था कि कौन जिंदा बचा है और किसकी जान जा चुकी है। कुछ देर बाद सबसे पहले चुन को होश आता है। वो जहाज से बाहर निकलता है और आसपास का नजारा देखता है। तब उसे एहसास होता है कि वो अंटार्कटिका के ऐसे अलग थलग इलाके में अटके हैं जहां से सिर्फ वही बहरी जहाज या हवाई जहाज निकलते हैं जिनका यहां आना बेहद हंगामी काम हो। चुन फौरन तबाह हुए जहाज के अंदर घुसता है ताकि अपने साथियों को महफूज बाहर बचा सके। कैबिन में उसे नताशा काफी तशवीशनाक हालत में मिलती है। उसके चेहरे से खून बह रहा था, पर सीट बेल्ट लगे होने की वजह से वो अपनी जगह पर रुकी हुई थी। चुन फौरन उसका बेल्ट खोलकर उसे बाहर निकाल लाता है। उसके बाद वो जंग को ढूंढने दोबारा अंदर जाता है। जंग को भी होश आ चुका था, पर उसका पैर जहाज के लोहे के मलबे के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। चुन जब उसे निकालने की कोशिश करता है तो जहाज बर्फ में धीरे धीरे धंसने लगता है। यह खौफनाक मंजर देखकर चुन डर जाता है और अपनी जान बचाने बाहर भागता है, लेकिन तभी जंग के चीखने की आवाज सुनकर चुन का दिल पिघल जाता है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वापस अंदर कूदता है और पूरी ताकत लगाकर जंग को मलबे से बाहर खींच लेता है। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, पूरा जहाज बर्फ के अंदर समा जाता है। अब उनके पास मदद मांगने के लिए जहाज का रेडियो भी नहीं बचा था। बाहर की दुनिया से राब्ता करने की आखिरी उम्मीद भी मलबे के साथ बर्फ में दफन हो चुकी थी। अब उन्हें इस बर्फीले इलाके में खुद ही जिंदा रहने का रास्ता तलाश करना था। तभी चन और जंग ध्यान देते हैं कि नताशा काफी देर से कोई जवाब नहीं दे रही है। चेक करने पर पता चलता है कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से नताशा की मौत हो चुकी है। जंग रोने लगती है और नताशा की लाश को अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर देती है। जंग की बात मानकर चन जहाज के टूटे मलबे से एक स्ट्रेचर तैयार करता है। वो नताशा की लाश को उस पर रखते हैं और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हादसे में जंग का पैर भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था, जिससे वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। चन एक सच्चे साथी की तरह इसे महफूज जगह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि कुछ दूर चलते ही सामने से एक भयानक बर्फानी तूफान तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। बर्फ का पहाड़ खिसकता देख जंग फौरन चलाती है कि हमें जल्दी बर्फ में एक गड्ढा खोदना होगा और उसमें छुपना होगा। चन बगैर वक्त गिनवाए पूरी ताकत से गड्ढा खोदने लगता है। जैसे ही तूफान पास पहुंचता है, दोनों इस गड्ढे में कूदकर खुद को पूरी तरह ढांप लेते हैं। इस तरह वो दोनों किसी तरह बर्फानी तूफान से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में नताशा की लाश ऊपर ही रह गई थी, जिसे शिकारी परिंदे आकर नोचने लगते हैं। तूफान थमने पर बाहर आकर चन कहता है, हमें नताशा को यही दफन करना होगा, क्योंकि इतनी भारी लाश को घसीटकर आगे ले जाना नामुमकिन है। जंग भी भारी दिल से मुत्तफिक हो जाती है और दोनों मिलकर नताशा को बर्फ में दफन कर देते हैं। ये लम्हा जंग के लिए बेहद जज्बाती था, क्योंकि वो नताशा को कई सालों से जानती थी और इसी के कहने पर इस सफर पर आई थी। लेकिन अब जंग को अकेले ही इस जानलेवा माहौल से लड़ना था। जंग के पैर की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद कदम भी नहीं रख पा रही थी। चन इंसानियत का फर्ज निभाते हुए जंग को अपनी पीठ पर उठा लेता है और बर्फीले रास्तों पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन नाहमवार और फिसलन भरी बर्फ पर चलना बेहद खतरनाक था। वो कई बार फिसल कर गिरते हैं। एक जगह जब वो पहाड़ी ढालान से नीचे उतर रहे होते हैं, चन का पैर अचानक फिसल जाता है और दोनों तेजी से नीचे गिर पड़ते हैं।
इस हादसे में जंग का जख्मी पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और तेज दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाती है। कई घंटों बाद जब जंग की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को लकड़ी के एक पुराने कॉटेज के अंदर पाती है। सर पर छत देखकर जंग को काफी राहत महसूस होती है। वो चन को पुकारती है जो पास ही जमीन पर सो रहा था। जंग इसे जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया कहती है, लेकिन फिर वो चन से एक मुश्किल दरखास्त करती है। वो कहती है कि इसके पैर की टूटी हड्डी को खींचकर सीधा करना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन की वजह से इसकी जान जा सकती है। चन डरते डरते जंग के पैर को पूरी ताकत से खींचता है। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह से जंग चीखते हुए फिर बेहोश हो जाती है। चन किसी तरह लकड़ी की पट्टियों से इसके पैर को बांध देता है। अब जंग को सही होने के लिए कम से कम कुछ हफ्तों के मुकम्मल आराम की सख्त जरूरत थी। अगली सुबह चन जंग से कहता है कि वो कॉटेज के आसपास जाकर देखता है कि जिंदा रहने का कुछ सामान मिल सकता है या नहीं। चैन बाहर निकलकर छानबीन करता है। कॉटेज के पिछले हिस्से में उसे एक पुराना जनरेटर मिलता है। काफी मुशक्कत के बाद चिन किसी तरह इस जनरेटर को स्टार्ट कर देता है। जनरेटर चलते ही कॉटेज के अंदर लगा हीटर चालू हो जाता है, जिससे गर्माहट फैलने लगती है और जंग को शदीद ठंड से राहत मिलती है। इसके बाद चिन अलमारियों की तलाशी लेता है, जहां उसे खाने के कुछ डब्बा बंद खुराक के डब्बे मिलते हैं। इन डब्बों पर चीनी जबान में कुछ लिखा हुआ था। जंग डब्बों को देखकर फौरन समझ जाती है कि ये कॉटेज असल में चीनी मुहक्किकीन का था। इसका मतलब था कि इसके आसपास ही चीन का मरकजी अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मौजूद है। ये जानकर चिन काफी खुश होता है और जंग से पूछता है कि क्या वो पैदल इस रिसर्च स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। जंग उसे सच्चाई समझाते हुए बताती है कि ये सफर इतना आसान नहीं है। जंग हिसाब लगाकर बताती है कि उनके पास डब्बा बंद खाना बहुत महदूद है, जो कुछ ही दिन चलेगा। इसके अलावा जनरेटर के लिए ड्रम में सिर्फ 200 लीटर ईंधन बचा है। अगर वो जनरेटर को रोजाना सिर्फ 4 घंटे चलाएं तो ये ईंधन 75 दिनों तक ही चलेगा, यानी उन्हें हर हाल में अपने सामान और वसाइल को 75 दिनों तक ही चलाना होगा। जंग ये भी बताती है कि अभी अंटार्कटिका में गर्मियों का मौसम चल रहा है, लेकिन जल्द ही खौफनाक सर्दियां शुरू होने वाली हैं, जिसमें दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाएगा और जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये सब जानने के बावजूद चिन इस जानलेवा चैलेंज को कबूल करता है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चिन वादा करता है कि वो रोज कॉटेज से बाहर निकलेगा और अलग अलग सिमत में जाकर रिसर्च स्टेशन को तलाश करेगा। अगले दिन जंग एक बाकायदा सर्च प्लान बनाकर चिन को समझाती है कि उसे सिर्फ 3 खास सिमतों में ही जाकर ढूंढना है और शाम होने से पहले कॉटेज लूटना है। लेकिन चिन जोश में आकर जंग की पूरी बात ध्यान से नहीं सुनता और अकेले ही निकल पड़ता है। वो घंटों बर्फीले मैदानों में भटकता है, पर दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ ही नजर आती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, पर चिन के हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद वो जंग की बताई हुई सिमत में जाना शुरू करता है, पर वहां भी मायूसी मिलती है। फिर भी जब चिन शाम को कॉटेज लूटता था तो जंग के सामने मुस्कुराकर झूठी उम्मीद देता था कि आज उसने कुछ निशान देखे हैं, ताकि जंग का हौसला न टूटे। तलाश के दौरान एक दिन चिन अंटार्कटिका के साउथ पोल वाले खतरनाक इलाके में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना एक बहुत बड़े बर्फानी तोड़े से होता है जो कभी भी टूटकर गिर सकता था। चिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। इसी तरह तलाश करते करते 14 दिन बीत जाते हैं। राशन तेजी से खत्म हो रहा था। ये देखकर जंग चिन से कहती है कि तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ाकर रोज कम से कम 4 किलोमीटर का दायरा मुकम्मल करना होगा। चिन इसकी बात मान जाता है। अगली सुबह जंग इसे बचा हुआ खाना खिलाकर दुआओं के साथ बाहर भेजती है, लेकिन खाने की भारी किल्लत की वजह से चिन खुद खुराक का इंतजाम करने की सोचता है। वो लोहे के एक नोकीले औजार की मदद से बर्फीली झील में सुराख करके मछली पकड़ने की कोशिश करता है और किस्मत से एक मछली पकड़ लेता है। चिन बेहद खुश होकर कॉटेज की तरफ लूटने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका पैर बर्फ की एक बेहद कमजोर तह पर पड़ जाता है। बर्फ टूटते ही चिन चीखते हुए नीचे एक बहुत गहरी बर्फीली खाई में जा गिरता है। करीब 13 घंटे बाद जब चिन को होश आता है तो वो खुद को बर्फ की दीवारों से घिरी एक अंधेरी गार में पाता है। वहां का भयानक माहौल देखकर चिन की हिम्मत टूट जाती है। खाई इतनी गहरी थी कि बगैर किसी रस्सी के ऊपर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। चिन मायूस होकर बर्फ पर लेट जाता है। इसी तरह इस जगह खाई में 2 दिन बीत जाते हैं। इधर कॉटेज में जंग चिन के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब 2 दिन तक चिन नहीं आता तो जंग की घबराहट बढ़ जाती है। बाहर भयानक बर्फानी तूफान चल रहा था। जंग को लगता है कि अगर हीटर बंद हो गया तो वो ठंड से जम जाएगी। वो अपने टूटे पैर के साथ घिसते हुए बाहर निकलती है और जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर जमी हुई ठंड की वजह से जनरेटर चालू नहीं हो पाता। इधर खाई में 2 दिन बीतने के बाद चिन को अचानक जंग का ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ मर गया तो कॉटेज में बिस्तर पर पड़ी जंग भी भूख और ठंड से तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये सोचते ही चिन में जीने का नया जज्बा जाग उठता है। वो खड़ा होता है और उसे बर्फ की दीवार में एक बारीक दरार दिखाई देती है।
चन अपने जम चुके हाथों पैरों को इस दरार में फंसाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ कॉटेज के बाहर जंग पूरी तरह टूट चुकी थी। जनरेटर चालू नहीं हुआ और उसके हाथ पैर जमने लगे थे। जंग को पूरा यकीन हो जाता है कि चन मर चुका है और अकेले ठंड में तड़पने से बेहतर है अपनी जान दे देना। जंग कॉटेज में जाकर एक तेज धार ब्लेड से अपने हाथ की रग काट लेती है और बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ चन अपनी जान पर खेलकर इस बर्फीली दरार से बाहर निकल आता है और बगैर वक्त गिनवाए कॉटेज की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर चन देखता है कि जंग जनरेटर के पास बेहोश पड़ी है और हाथ से खून बह रहा है। चन फौरन इसकी सांसें चेक करता है। किस्मत से जंग जिंदा थी। चन इसे उठाकर अंदर लाता है, रग पर पट्टी बांधता है और कपड़ों से गर्माहट देता है। होश आने पर चन इसे गले लगाकर समझाता है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस वाक़े के बाद जंग के दिल में चन के लिए सच्ची मोहब्बत जाग जाती है। अब उन्हें इस कॉटेज में रहते हुए 40 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। मौसम और ज्यादा जानलेवा हो रहा था। एक दिन चन फिर से इस स्टेशन की तलाश में बाहर निकलता है, पर दर्जा हरारत बहुत गिर चुका था। मुसलसल बर्फ की चमक और शदीद ठंड की वजह से चन को बर्फानी अंधापन, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगता है। चन वापस कॉटेज की तरफ लौटने लगता है, पर रास्ते में इसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। चन बर्फीले मैदान में अंधा होकर भटकने लगता है। कॉटेज न दिखने पर वो बार बार गिरता है और चीखकर जंग को पुकारता है। प्लेसमेंट अच्छी थी कि जंग इसकी आवाज सुन लेती है। वो लाठी के सहारे बाहर आकर जोर से चिल्लाकर चन को सही समत बताती है। चन गिरते पड़ते कॉटेज तक पहुंचता है। जंग इसे गले लगाती है और इसकी आंखों पर साफ सूती कपड़ा बांधकर आराम करने को कहती है। 3 दिन बाद चन की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाती है। रोशनी वापस आने पर चन एक बार फिर आंखों पर हिफाजत के लिए कपड़ा बांधकर स्टेशन की तलाश में निकलता है। लेकिन इस बार इसके साथ एक और भयानक हादसा होता है। चुन जिस बर्फीली सतह पर खड़ा था वो अचानक टूट जाती है और चुन सीधा मनफी दर्जा हरारत वाले बर्फीले समुद्र के ठंडे पानी में जा गिरता है। बर्फीला पानी इतना ठंडा था कि चुन का सांस फूलने लगता है। ऊपर बर्फ की मोटी तह होने से उसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। चुन ऑक्सीजन की कमी से तड़पने लगता है। तभी उसकी नजर पानी में तैरते कुछ पेंगुइन्स पर पड़ती है जो बर्फ की एक छोटे सुराख की तरफ ऊपर जा रहे थे। चुन उन पेंगुइन्स का पीछा करते हुए तैरता है और किसी तरह सुराख से बाहर निकल आता है। लेकिन भीगे कपड़ों और बर्फानी हवाओं की वजह से चुन का जिस्म जमने लगता है, पर मजबूत इरादे के दम पर चुन घिसटते हुए कॉटेज तक पहुंच ही जाता है। कॉटेज का दरवाजा खोलते ही जंग चुन की हालत देखकर बुरी तरह डर जाती है। चुन बर्फ का मुजस्समा बन चुका था। जंग बगैर ताखीर किए चुन के गीले कपड़े उतारती है, हीटर तेज करती है और खुद चुन के साथ कंबल में लिपटकर अपनी जिस्मानी हरारत से उसकी जान बचाती है। अगले दिन चुन की तबीयत में सुधार आता है। दोनों को कॉटेज में वक्त गुजारते हुए 50 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। राशन तकरीबन खत्म होने पर था। तभी एक दोपहर कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक होती है। चुन और जंग डर जाते हैं कि बाहर कोई खूनखार कुत्बी रीछ हो सकता है। चुन लोहे की रॉड लेकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक छोटा प्यारा पेंगुइन खड़ा था। वो मटकते हुए अंदर आ जाता है। चुन उसे भगाने लगता है, पर जंग उसे पालता बनाकर रख लेती है। धीरे धीरे वो पेंगुइन कॉटेज में घुल मिल जाता है और उनका सच्चा दोस्त बन जाता है। एक दिन चुन उस पेंगुइन के लिए लकड़ी की पट्टियों से एक गाड़ी बनाता है और जंग और पेंगुइन को उस पर बिठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। कुछ दिनों बाद कॉटेज में हंसते मजाक करते वक्त जंग की नाक से भी तेजी से खून बहने लगता है। जंग बताती है कि महीनों से ताज़ा सब्जियां न मिलने की वजह से उनके जिस्म में स्कर्वी बीमारी की अलामतें आ रही हैं। अगले दिन चुन जंग को कॉटेज के पर एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है जहां दोनों बैठकर डूबते सूरज को देखते हैं। तभी चुन का हौसला टूटने लगता है और वो दुखी होकर कहता है कि अब मैं थक चुका हूं, शायद हमारी किस्मत में यही मरना लिखा है। जंग चुन का हाथ थाम कर कहती है कि चुन, यहां मरना मेरी किस्मत हो सकती है पर तुम्हारी नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हें हमारी इस कहानी को एक खूबसूरत अंजाम देना है। अगली सुबह चुन आखिरी बार चीनी रिसर्च स्टेशन की तलाश में बाहर निकलता है, पर रास्ते में उसका सामना एक भयानक बर्फानी तूफान से होता है। बर्फीली हवा चुन को उखाड़ फेंकती है और वो बर्फ के नीचे पूरी तरह दब जाता है। कुछ देर लगता है कि चुन की सांसें थम चुकी हैं, पर जंग के अल्फाज याद आते ही चुन पूरी ताकत जमा करके बर्फ चीर कर दोबारा खड़ा होता है। लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए कई घंटों बाद उसे धुंध में एक लोहे का साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था चीनी अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। आखिरकार 55 दिनों के भयानक जद्दोजहद के बाद चुन रिसर्च स्टेशन पहुंच चुका था। वो वही बर्फ पर गिर पड़ता है। चीनी साइंसदान बाहर आकर चुन को उठाकर अंदर ले जाते हैं। होश आते ही चुन चिल्लाकर कहता है कि मेरी साथी जंग कॉटेज में फंसी है, उसे बचाओ। रेस्क्यू टीम फौरन स्नो ट्रक लेकर चुन के साथ निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही ट्रक
कैटिज के पास पहुंचता है, पहाड़ से एक बहुत बड़ा बर्फानी तोड़ा टूटकर कैटिज पर गिरता है और पूरा कैटिज लाखों टन बर्फ के नीचे समा जाता है। यंग के बचने की उम्मीद खत्म। देख चंद पागलों की तरह रोता चीखता है और बेहोश हो जाता है। रेस्क्यू टीम चंद को रिसर्च स्टेशन के मेडिकल रूम में लाती है। रात को आंख खुलने पर चंद को बेड के पास वही किताब मिलती है जिसे यंग ने लिखा था। किताब में लिखा था कि बर्फानी तोड़ा आने पर कैटिज के जेरे जमीन गड्ढे में छुप जाना चाहिए। ये पढ़ते ही चंद को यकीन हो जाता है कि यंग ने खुद को उस गड्ढे में छुपाकर जान बचा ली होगी। चंद आधी रात को ही स्नो बाइक लेकर कैटिज की तरफ भागता है। वहां बर्फ के ढेर के बीच उसे एक सुराख मिलता है जिसके अंदर यंग जिंदा बैठी थी। चंद उसे बाहर निकालकर सीने से लगा लेता है। तभी आसमान में खूबसूरत शफक चमक उठती है। यंग और चंद की ये दास्तान सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और उम्मीद हो तो वो हर मुश्किल और परेशानी को भी हरा सकता है। इसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम होता है।